हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज है। लोगों को बर्बाद करने वाला स्टॉक, पिज्जा कंपनी देने वाली है लॉस। तैयार रखिए पैसा। आईआरसीटीसी के लिए बैड न्यूज, पेनी स्टॉक को कौन खरीदने वाला है, गेमिंग दुनिया की बात, किस बैंक के लिए फायदे की बात कहां पर हो रही है, बोनस की बात, तो बहुत कुछ, बहुत खास लर्निंग और अर्निंग की एक बेहतरीन दुनिया। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है तो वो आपके पास पहुंचेगी और आप मिस नहीं करेंगे, आप उससे सीख कर पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों को बर्बाद करने वाले स्टॉक से ही। देखिए, एक शेयर आया था जिसका इश्यू प्राइस 2150 था, यानी 2150। अपने इश्यू प्राइस तक कभी पहुंच नहीं पाया। इन्वेस्टर की 2/3 पूंजी डुबा दिया और आज का लो कहें तो 661 रुपये 50 पैसे का लग चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से 66% टूट चुका है और इसके लिए एक साथ 3 बैड न्यूज आई है। एक साथ 3 बैड न्यूज, और वहां पर आप समझ चुके हैं स्टॉक का नाम क्या है। थोड़ा फटाफट कमेंट बॉक्स में तो लिखिए, देखते हैं किन किन ने सही पकड़े हैं। तो देखिए, 3 बैड न्यूज में पहली बैड न्यूज ये है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही बैंक को अपने आईटी सिस्टम की कंप्लीट ऑडिट करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा था कि आईटी ऑडिट की रिपोर्ट देखने के बाद वो नए कस्टमर जोड़ने की अनुमति देगा। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आरबीआई ने ये एक्शन क्यों लिया है। आरबीआई ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि अगर कुछ खास सुपरवाइजरी चिंता है जिसको देखते हुए कदम लिया गया है। तो ये था पहला बम जो पेटीएम पर फूटा। उसके बाद दूसरा बम फूटा कि एक पुराना मामला फरवरी का था, जहां पे पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर अपनी कार को डीसीपी साउथ की गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप था। अब तेज और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने का आरोप था। डीसीपी के ड्राइवर ने विजय शेखर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। डीसीपी के गाड़ी को एक जगुआर लैंड रोवर ने टक्कर मारी थी और वो किसकी थी आप बेहतर जानते हैं, विजय शेखर शर्मा की। तो ये वो दूसरी सेंटिमेंटल न्यूज थी जिसने अगेन इसको उठा के पटक दिया। उसके बाद जो तीसरी न्यूज आई वो सबसे धमाका थी और सबसे सोचने वाली। तीसरी ये है कि कहा जा रहा है कि इस पर होने वाली है कार्रवाई। क्यों? क्योंकि ये कर रही है डेटा लीक। और डेटा लीक किसको कर रही है? तो चाइना की कंपनी को डेटा लीक कर रही है। तो भारत सरकार जो है डेटा लीक करने पर करेगी कार्रवाई, ऐसा मार्केट में सोर्सेस से कहा जा रहा है। और आरबीआई की जांच में डेटा लीक होने का सबूत भी मिला है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी ने डेटा शेयरिंग रूल का उल्लंघन किया। यहां पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि चाइना बेस्ड जो एंटिटीज हैं वो इनडायरेक्टली पेटीएम पेमेंट बैंक में स्टेक होल्डर हैं। तो यहां पर अगर इस तरह की चीज है तो डेफिनेटली गलत है। और इसके बाद विजय शेखर शर्मा ने, जब मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा था उस समय पहले तुरंत आर्टिकल आया, उन्होंने इस सारी रिपोर्ट को खारिज किया है। बट सच जब सामने आएगा तब आएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी पे अगर उंगली उठती है तो वो जवाबदेही में तो यही कहेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया। तो यानी समरी क्या है? रियल चीज बाहर निकल कर कब आएगी? जब जांच होगी। वहां पर ये सच में एक मतलब बहुत ही गंभीर मामला है, जहां पर पेटीएम ने तो लोगों को बर्बाद करके रख दिया। वहां पर अगर इस तरह की चीज निकल के आती है तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में सोचने वाली बात होगी कि ऐसी कंपनियों पर किस तरीके से कार्रवाई हो कि दूसरी कंपनियां जिंदगी में दोबारा ऐसा काम ना करें। वहां पर एक बिग लर्निंग के तौर पे जो मैं लगातार कह रहा हूं, जब पेटीएम का आईपीओ आया था तब भी मैंने कंपनी से दोस्ती कराई थी और साफ बोला था भैया पेटीएम आईपीओ में अप्लाई ना करना, जरूर जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन आगे के लिए लर्निंग क्या है? लॉस मेकिंग कंपनी में कभी भी अप्लाई ना करें। दिस इज द बिग 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 रूल।
तो अब देखना है आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि सेंटिमेंटल इफेक्ट आपके सामने है, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ है नहीं, तो स्टॉक कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो अभी तो बिल्कुल गिरती छुरी है जो गिरती जा रही है, हाथ को चीरते हुए बाहर निकलती जा रही है। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर एनीथिंग फ्रेश। अब हम बात करते हैं पिज्जा बनाने वाली कंपनी देने वाली है लॉस। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की। अब इनके सीईओ हैं प्रतीक रश्मिकांत पोटा। उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस खबर के बाद पिटाई हुई। तो आखिर पिटाई क्यों हुई, आखिर क्या था इनके नाम के पीछे पावर, और क्या ये पिटाई आगे भी रह सकती है, इसको है सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत। तो यहाँ पर देखिए 2017 में ये सीईओ के रूप में आए थे और कंपनी को एक अलग मुकाम पर पहुँचा दिया, अच्छी ग्रोथ दी। अब कहोगे अलग मुकाम पे कैसे पहुँचा दिया, तो जब कंपनी ज्वाइन की थी तो शेयर का प्राइस 423 था, 423 रुपया, और इन्हीं के कार्यकाल में इस शेयर ने हाई लगाया 4577। मल्टी बैगर स्टॉक, अनलिमिटेड टाइम आप लोगों को दिलाया। अगर इसकी ग्रोथ स्टोरी आप देखेंगे तो 2017 से 2021 में जबरदस्त ग्रोथ दिखा। रेवेन्यू 55% बढ़ा, इब्टा 3 गुना बढ़ा, मुनाफा 2017 से 21 में 5 गुना बढ़ा। यानी क्या हुआ, इनका नाम कंपनी के लिए बहुत बिग बन गया। यानी इन्वेस्टर के बीच में एक ऐसी हुई कि ये पोटा जी जो है ना, ये जुबिलेंट के लिए एक गुड लक है, जो कंपनी को एक अलग मुकाम दे रहे हैं और आगे भी जितने भी विजन इन्होंने लाए हैं उसको बेहतर ले जाएंगे। ये था इन्वेस्टर का व्यू। अब आते हैं पोटा जी का व्यू। उनके लिए क्या था, वो अपनी नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, हर इंसान अपनी ग्रोथ देखता है, वही काम ये कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ना कि एक ही कंपनी में जिंदगी भर सीईओ बने रहें। हो सकता है उनको अगर यहाँ से ज़्यादा अच्छा कहीं और दिखेगा तो वो वहाँ जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस नेचुरल प्रोसेस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा काम बहुत सारी अदर कंपनियों के लिए भी हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी मल्टी बैगर कंपनियों में उनके सीईओ ने इस्तीफा दिया है, फिर कोई दूसरे सीईओ आए, उन्होंने उस काम को संभाला है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कौन आते हैं, क्या उनका विजन इनके जितना ही तगड़ा होता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत महंगा हो गया था स्टॉक, जो लगातार हम बता रहे थे, नीचे में जो गिर रहा है बहुत सही है दोस्त। पैनिक की बिल्कुल नीड नहीं आती है। ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट कर दिया है डाउन इस न्यूज पे। मुझे पर्सनली लगता है 2000-1500 के पास में मिलता है तो सही है, बाकी हम नज़र रखेंगे और आगे रात के 8:30 बजे के शो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूँगा एज अ बिग लर्निंग और अर्निंग बहुत क्रिस्प और क्लियर हो गई होगी बात। तो लाइक का बटन फटाफट नीचे है, प्रेस कर दीजिए, हमें भी हौसला मिलेगा। अब हम बात करते हैं तैयार रखिए पैसा। रुचि सोया के शेयर में आपने उछाला देखा, 20% की तेजी देखी, अपर सर्किट। कहानी क्या है, तो ये लेकर आ रहे हैं एफपीओ, और एफपीओ कितने का है, 4300 करोड़ का। कुछ लोग कहेंगे ये एफपीओ क्या होता है, वो भी बताऊंगा। अभी पहले ये समझिए कि ये जो एफपीओ का इशू है 24 मार्च 2022 को खुलेगा, 28 मार्च 2022 को बंद हो जाएगा। अब इसके तहत क्या होगा, ₹2 फ्रेश वैल्यू के 4300 करोड़ शेयर की बिक्री होगी। इसमें 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी के कर्मचारी के लिए रिजर्व होंगे। अब ये जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कंपनी करेगी कर्ज घटाने के लिए, वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए और नॉर्मल कामकाज करने के लिए। अब ये एफपीओ आ क्यों रहा है, तो आपको बता दें कि रुचि सोया में पतंजलि की हिस्सेदारी है 98.9%, पब्लिक शेयर होल्डिंग है सिर्फ 1.1%। तो ये एफपीओ के बाद रुचि सोया में पतंजलि की होल्डिंग घटकर हो जाएगी 81% और पब्लिक शेयर होल्डिंग हो जाएगी 19%। और यहाँ पर एज पर सेबी रूल क्या होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। यानी ये सेबी के रूल का पालन कर रहे हैं। यानी अब आने वाली है रिटेल पब्लिक इसके अंदर। वहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में रुचि गोल्ड, महाकोस, सनरिच, न्यूट्रेला, रुचि स्टार, रुचि सनलाइट जैसे ब्रांड है, वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करते हैं। अब बात करते हैं एफपीओ क्या है, तो ये एक आईपीओ की तरह है।
कि कोई लिस्टेड कंपनी अपने आईपीओ के बाद पब्लिक को अतिरिक्त एक्स्ट्रा शेयर जारी करने के लिए एफपीओ का रास्ता अपनाती है। और आईपीओ की तरह एफपीओ के जरिए भी लिस्टेड कंपनियां अपनी एडिशनल कैपिटल बढ़ा सकती है और प्रोमोटर की हिस्सेदारी घटा सकती है, जो यहां पर हो रहा है। और मेरी नज़र में रुचि सोया में अब पब्लिक की एंट्री होने से रियल रुचि सोया की चाल दिखेगी, क्योंकि अभी जितनी भी आपने चाल देखी थी वो खाली प्रमोटर का गेम था। वो जहां ले जाए, क्योंकि जब पब्लिक की शेयर होल्डिंग नहीं है तो जहां ले जाए उनकी मर्जी है। 1.1% में क्या होना है, राइट है ना। तो अब असली खेल शुरू होने वाला है पब्लिक के एंट्री के बाद का। तो वहां पे मुझे लगता है पैसे को तैयार रखें, पहले हो जाने दें। ट्रेन कहीं छूट नहीं रही है, ट्रेन कहीं भाग नहीं रही है, पहले आने दें, माहौल देखते हैं और फिर आपका भाई आपको बताएगा करना क्या है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी के लिए बैड न्यूज। जी हां, बैड न्यूज। देखिए, इंडियन रेलवेज यात्रियों तक खाना की सुविधा पहुंचाने के लिए और बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फूड प्लाजा, फास्ट फूड आउटलुक और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला कर चुकी है। अब ऐसे में नुकसान किसको होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी को। यहां पर भारतीय रेलवे ने एक ऑर्डर पास किया है, जो 17 जोनल रेलवे हैं उनको फूड प्लाजा, फास्ट फूड आउटलेट और रेस्टोरेंट सेटअप की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर 100 से ज़्यादा फूड प्लाजा खोले जाएंगे। पहले ये जो अधिकार था वो आईआरसीटीसी के पास था। एक्चुअली जो पहली जगह थी वो आईआरसीटीसी को दी गई थी, वो वैकेंट थी, वहाँ से कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था, तो रेलवे को हो रहा था नुकसान। साथ ही साथ जो लाइसेंस फी थी, रेल लैंड की दर थी, उसके कारण भी आईआरसीटीसी फूड कोर्ट सेटअप नहीं कर पाया। तो यहां पर आईआरसीटीसी ने क्या बोला है कि खराब लोकेशन और साथ ही ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ना होने की वजह से सेटअप लगाने में दिक्कत आई। तो यानी इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो एरिया ऐसा ना हो जहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि रेलवे जब इतनी बड़े एरिया से चलती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर सेल नहीं होती है, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल अर्निंग जब जुड़ती है तो छोटा मोटा जुड़ते हुए ही एक बड़ी अर्निंग बनती है। तो यहाँ पर देखिए आईआरसीटीसी को कितना नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2019 तक कुल आय का 35 to 40% कैटरिंग बिजनेस से आता दिखता है। कोविड-19 के चलते 20 और 21 में जो इनकम थी काफ़ी घटती दिखी, कैटरिंग बंद कर दिया गया था। लेकिन दिसंबर के महीने में जब हालत सही हुआ तो रेडी टू ईट सेगमेंट और रेलवे पेंट्री की आय बढ़ी और 20-21 में कैटरिंग से आय घटकर 17%, 28% जैसी ही रह गई थी 20 और 21 में। तो यहां पर अगर फूड प्लाजा बनते हैं तो क्या होगा? रेलवे की पेंट्री और रेडी टू ईट वाला जो सेगमेंट है उससे आएगा इम्पैक्ट। तो यहां पर लॉन्ग टर्म में जो देखने वाला स्टोरी होगा वो ये होगा कि कितनी आय घटती है। और साथ में जो आईआरसीटीसी का स्टेटमेंट था ना कि वो एरिया वैसा नहीं था, खराब लोकेशन था, यही वो रीज़न है जिसके कारण आज आपने आईआरसीटीसी में उतनी गिरावट नहीं देखी, या गिरावट नहीं देखी ये एक राइट वर्ड होगा, क्योंकि ये एक मार्क का वर्ड है जो आप भी एग्री करेंगे कि हाँ सर, बहुत सारा एरिया होता है, बहुत सारी जगह जब आप ट्रेन से गुजरते हो स्टॉल दिख भी जाए बट वहाँ कोई खाने को ही नहीं रहता है, तो वो बहुत सारे फूड स्टॉल क्या होते हैं? लॉस में चल रहे होते हैं। तो ये वही एरिया हो सकता है, तो इसीलिए आईआरसीटीसी पर इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा। बट एक्चुअली में जब आगे चीज़ें खुल के आएंगी तब और पिक्चर क्लियर होंगी। तो अभी की कहानी ये है। चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम बात करते हैं पेनी स्टॉक को कौन खरीदेगा। रिलायंस कैपिटल आज के डेट में पेनी स्टॉक के बराबर है मेरी नज़र में। आप माने ना माने वो आपका प्रोस्पेक्ट है। रिलायंस कैपिटल पर कुल 40,000 करोड़ का कर्ज है। आरबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में रिलायंस ग्रुप के खिलाफ CIRP शुरू करने का आवेदन किया था। अब आज अपर सर्किट दिखा, क्यों? क्योंकि मीडिया में न्यूज़ है कि अदानी फिनसर्व, KKR, पीरामल फाइनेंस, पूना वाला फाइनेंस और भी कई सारे लोग हैं जो कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस कैपिटल ने इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के तहत EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया था कि कौन इंटरेस्टेड है, आ जाओ आ जाओ। और बीड जमा करने की आखिरी तारीख थी पहले 11 मार्च 2022।
उसको बढ़ाकर कर दी 25 मार्च 2022। अब सवाल ये है कि क्यों बढ़ाई, क्या कोई आया नहीं, या मीडिया में जस्ट एक गेम चल रहा है? क्योंकि रिलायंस कैपिटल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कई बार ऑपरेटर एक्टिव होकर स्टॉक को ऊपर ले गए, फिर गिरा दिया, फिर ऊपर ले गए, फिर गिरा दिया, यानी कमाने वाला कोई और है, लेने वाला हो नहीं हो, यानी बैंड बज रही है रिटेल वालों की। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये सोर्सेज के अनुसार ये है कि बीडर्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कि वे पूरे रिलायंस कैपिटल को खरीद सकते हैं, दूसरा कि कंपनी की 8 सब्सिडरी में से किसी एक को खरीद सकते हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है सोर्सेज से कि अधिकांश बीडर ने पूरी कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगाई है। तो देखने वाला होगा मामला कैसे होता है, बट आई विल रिक्वेस्ट कि इस तरह की न्यूज पे जब अपर सर्किट लगती है आप दौड़ के मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ऑपरेटर उसको कितना भी ऊपर ले जा सकता है, ये तो खुली सी बात है। बट सवाल यह है कि कंपनी ग्राउंड लेवल पे कौन खरीदता है, मैनेजमेंट कैसे संभालता है, मैनेजमेंट कैसे हैंडल होगा, आगे क्या होगा। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है जहां पे कंपनियां ली गई हैं उसके बाद भी, चाहे वो आलोक इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो रिलायंस के हाथ में, जहां पे इन्वेस्टर किस तरीके से फंसे और क्या हुआ। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग की हैं, और इसलिए मैं बोलता हूँ 8:30 का शो लर्निंग और अर्निंग का है। अब हम बात करते हैं गेमिंग की दुनिया में आ गया है एक स्टॉक, आपको पता है वोडाफोन आइडिया। अब ये क्या कर रही है, इसने नज़ारा टेक्नोलॉजी के साथ गेमिंग के लिए पार्टनरशिप कर ली है। अब इसके तहत क्या किया गया है, कंपनी द्वारा VI गेम लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है कि मोबाइल के जरिए रेवेन्यू यानी ARPU को बढ़ाना। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में, मतलब आने वाले नहीं, एक्चुअली ये बूम चल रहा है और ये बूम बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग और हमारे बच्चे सब घर में बैठ गए। घर में बैठ गए मतलब पहले से नहीं, अब बाहर वाला खेल बंद, अब खाली मोबाइल वाला गेम और वीडियो गेम वाला गेम चलता है। तो 2022 के अंत तक गेम यूज़ करने वाले यूज़र की संख्या 500 मिलियन पार होने की उम्मीद है इंडिया में। और इंडियन यूज़र ऑनलाइन गेमिंग पर 4 घंटे से अधिक समय व्यतीत करते हैं, ये डेटा कहता है। आप कितना समय व्यतीत करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप 4 घंटा या 1 घंटा। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यूज़र के लिए कंपनी की तरफ से 30 गेम पोस्ट पेड के लिए 50 रुपीज़ और प्रीपेड के लिए 56 रुपीज़ 30 दिन के लिए ला रही है। तो इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। बट पेनी स्टॉक है, यही कहूँगा, इन सब से एक्साइटमेंट मत लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया में पैसा उतना डालें जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और स्क्रीन से डिलीट कीजिए, 5 साल के बाद देखिए तो ही कुछ उम्मीद करिएगा। अब हम बात करते हैं किस बैंक के लिए है गुड न्यूज। तो फाइनली इसी बैंक की कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था बिंदास लेने का, एकदम झकास बिंदास, जितना घटे उतना लो, राजा बाबू शेयर है। और इस ग्रुप के 4 शेयर से हमने दोस्ती कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ज़रूर देखिएगा। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, RBI ने नए डिजिटल लॉन्च पर इनके ऊपर बैन लगाया था, वो हटा लिया है। अब बैन हटते ही वापस से ये लोग हाथ पैर मारेंगे। यहाँ पर जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि RBI ने ये प्रतिबंध दिसंबर 2020 में लागू किया था। क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगातार गड़बड़ी आ रही थी। तो वहाँ पर RBI ने कहा थम जाओ भैया, थम जाओ, क्योंकि HDFC बैंक अपने डिजिटल 2.0 पर एक्शन ले रहा था। बोला नहीं, अब तुम पहले चीज़ों को सही करो। तो इन सब के मद्देनज़र उस घटना के बाद से HDFC इतना सेंटिमेंटल हो गया कि बेचारा गिरता चला गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, उसके वैल्यूएशन बहुत जेन्यून हो गए। ये बड़ी लर्निंग की चीज़ है, और वैल्यूएशन जेन्यून हो गए तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि HDFC बैंक जैसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपके लिए बिग आई ओपनर होगी। अब हम बात करते हैं कौन दे रहा है बोनस। तो हम बात कर रहे हैं BSE के शेयर की। BSE के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 22 मार्च 2022 तय गई है। इस डेट तक जिनके पास BSE के शेयर होंगे उन शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्यों होता है, तो शेयर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर के लिए शेयर को सस्ता करना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये शेयर बहुत महंगा हो चुका है, 3030 रुपये के पास का शेयर है, तो रिटेल वाले लेने से डरते हैं ना।
तो वहाँ पे ये 2:1 की कहानी है, 2 बोनस शेयर फॉर एवरीवन शेयर होगा, मल्टी बैगर शेयर है, बेहतरीन शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो तो भैया आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, गिरावट में लेने का मौका देखिए और तलाशिए। तो यहाँ तक चीज़ें पसंद आई हो तो पहले तो प्यार दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मोहब्बत दे दीजिए, और एक शॉर्ट का चैनल हमने आप लोगों के लिए खोला है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे ऑप्शन की बुक डाली गई है, उसको देखिए, पढ़िए और ट्विटर से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। होली मेगा ऑफर भूल गया बताना आपको, जान लीजिए होली का ऐसा बम्पर मेगा ऑफर जो कभी नहीं आया। 25 मार्च की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखेंगे, कमाएंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।